समय का पंछी उड़ता जाए, समय का पंछी उड़ता जाए। एक उजला एक काला पर फैलाए, समय का पंछी उड़ता जाए। नमस्कार। मैंने शायद पहले भी आपसे कहा है कि समय के बारे में मेरा दृष्टिकोण ये है कि हम सभी को कभी ना कभी अपने इस लीनियर समय यात्रा में एक मौका मिलता है जबकि हम सर्कुलर ट्रैवल कर सकते हैं, यानी कि हम समय में आगे या पीछे जा सकते हैं। तो देखिए साहब, क्या होता है कि मैं ये जो प्रयास करता हूँ, हमने एक बात कही, इसमें अक्सर ऐसा होता है कि मैं तो समय यात्रा करता ही रहता हूँ और जो मेरे साथ सुनने वाले हैं वे भी इस समय यात्रा में शामिल हो जाते हैं और वो अपनी समय यात्रा करने लगते हैं। तो एक घटना मैंने बताई थी अपने एक एपिसोड में, अपने एक शुभचिंतक ही कहूँगा, शायद मैं तो उनका शुभचिंतक नहीं था, परंतु आशा करता हूँ कि वे मेरे शुभचिंतक होंगे। गिरीश जी की पिटाई का जिक्र किया था मैंने। तो साहब, उस पिटाई का जिक्र सुनकर मेरे भाई श्री शशि जी ने एक अपना या अपनी समय यात्रा का एक विवरण भेजा है। तो मैं आज आपके साथ में उनके उस विवरण को उन्हीं के शब्दों में शेयर करना चाहता हूं। और आप देखिए कि इस समय यात्रा में वो भी कहां से कहां पहुंच गए। अब आज इस अवस्था में जहां पर हम लोग हैं, समय के जिस मोड़ पर खड़े हुए हैं, वहां पर ये सभी घटनाएं अजीबोगरीब लगती हैं कि क्या हम कभी ऐसे थे। परंतु सच ये है कि हम ऐसे थे और हम जैसे थे उसी के कारण हम वो हैं जो आज हैं। तो अब आप उन्हीं के शब्दों में ये घटना सुन लीजिए। अभी मैं भैया की पॉडकास्ट सुन रहा था, गिरीश जी की पिटाई वाली। मुझे बहुत क्लियर मेमोरीज तो नहीं है, जरूर मारा ही होगा, लेकिन अगर मैंने मारा था तो ये शायद हमारे पिटाई के जीवन की पहली घटना रही होगी, क्योंकि उस वक्त मेरी उम्र मुझको लगता है 12 साल रही होगी, 12.5 साल। तो साहब, लेकिन बात यह है कि मजा बहुत आया। गिरीश की शक्ल तो मुझको बिल्कुल नहीं याद आ रही है, और इसमें एक आनंद प्रकाश सिन्हा पप्पू थे, वो भी मारने वालों में थे, इतना मुझको याद पड़ता है। शशिकांत पाठक तो थे ही। शशिकांत पाठक मतलब स्वर्गीय शशिकांत पाठक जी उस प्रकार के व्यक्ति में थे जैसे आनंद प्रकाश सिन्हा और पप्पू थे, या शायद हम लोग भी थे, कि अगर इनको कहा जाए कि ये बहुत हरामी है तो वे एक तरह से पद्मश्री देने के बराबर होगा। तो ये ठीक है, ये बड़ा मजा आया मुझे याद करके। मेरी आंखों के सामने वो तस्वीर और वो जगह चल रही थी सब। अच्छा, और भैया ने जिस तरह बताया, हमको लगता नहीं है कि भैया ने इसके बाद कभी मारपीट की होगी, लेकिन मैंने बहुत की है। अगर कभी मौका लगा तो आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे, कहाँ, किसको मारा, क्या किया, यूनिवर्सिटी में क्या क्या किया। लेकिन एक घटना बताऊंगा जिसको छोटे में बताता हूँ, कि वो मैं फ्लाइंग सीखने गया था यूनिवर्सिटी में। जब पढ़ने गया, और पढ़ने में मन तो लगता नहीं था, तो वो हवाई जहाज उड़ते देखा एक रनवे, और वो फ्लाइंग क्लब है यूनिवर्सिटी के अंदर, तो उसी में जाके भर्ती हो गया, हवाई जहाज उड़ाने लगा। बहरहाल जूनियर था, लौंडा था, सबसे कम उम्र का था। तो उसमें साहब एक दिन ये हुआ कि वाइस चांसलर आएंगे और हम लोगों के साथ कुछ शाम को चाय ग्रहण करेंगे। तो टेबल वेबल बीच में लगा दी गई रनवे के पास, और सब लोग बहुत ध्यान से खड़े थे। एक सीनियर थे, आए मेरे पास, बोले, शशि एक काम करो, तुम्हारे पास मोटरसाइकिल है ना? मैंने कहा हाँ साहब है। बोले जाओ एक टोमेटो सॉस की शीशी ले आओ। मैं टोमेटो सॉस की शीशी ले आया। तो जब ले आया तब तक मैंने देखा कि सब शुरू होने वाला था, कार्यक्रम आ गए थे वीसी साहब, और टोमेटो सॉस की शीशी एक वहाँ रखी हुई थी। तो जिसने जो खाया हो, खत्म हो गई बात। मैं गया उनके पास, मैंने उनसे कहा, सर आपने मुझसे क्यों मंगवा ली? टोमेटो सॉस तो यहाँ था। बोले, ओह तुम ले आए हो, अब ऐसा करो इसको पियो। अब मेरी कभी किसी ने रैगिंग करने की हिम्मत नहीं की थी, लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा, मैंने कहा सर आप सीरियसली बोल रहे हैं पी जाए? उन्होंने कहा सीरियसली बोल रहे हैं पी जाओ। तो मैंने बोतल खोली और पी गया।
पी तो गया, लेकिन मुझे आत्मा मेरी बहुत गुस्से में थी, तो मैंने वो शीशी खाली जो थी मोटरसाइकिल थी उसके डब्बे में डाल दी। और अगले दिन जो मेरे कुछ मित्रवर थे उनको लेके आर्ट्स कॉलेज में, जहाँ वो हिस्ट्री डिपार्टमेंट में शायद कोई उनका क्लास चल रहा था, बड़ी पुरानी बड़ी आलीशान बिल्डिंग्स थी जिसमें वो सीढ़ियों वाले कमरे होते हैं जहाँ बड़े प्रोफेसर बड़े ध्यान से बेचारे पढ़ा रहे थे, बच्चे पढ़ रहे थे। तो हम लोग कई लड़के वहाँ गए और उनके कॉरिडोर में खड़े हुए, और मैंने कहा कि साहब, उनका नाम लिया, मैं नाम अभी उनका नहीं ले रहा हूँ, मैंने उनसे कहा ज़रा साहब उनको भेज दीजिए। तो जो टीचर था उसने मुझे डांट के निकाल दिया, भाग, गेट आउट गेट आउट। गेट आउट हो गए हम, लेकिन हम तो चुप होने वाले नहीं थे, तो 10-15 सेकंड के बाद फिर गए, कहा साहब जरा उनको बुला दीजिए। तो वो फिर बहुत नाराज हुए टीचर, उन्होंने कहा कि अगर आप निकलेंगे नहीं तो मैं, अब सिक्योरिटी पुलिस तो कुछ होती नहीं थी, उन्होंने कहा तुमको यहाँ धक्के मार के बाहर निकाल देंगे। हमने ठीक है, फिर बाहर निकल गया। इतने में जिनका नाम ले रहे थे उनको खुद शर्म आई हुई, निकल के आ गए कि क्या क्या कर रहे हो बदतमीज। उनको लगा कि मैं सीनियर हूँ, मैं अभी डपट लूंगा इसको। तो जो लौंडे थे हमारे, उन्होंने उनको घेर लिया और उनसे कहा साहब आपने क्या किया था, आपने इनको कल टोमेटो सॉस की बोतल पिलाई थी। उसने कहा पिलाई थी, क्या करोगे, पिलाई थी, क्या कर लोगे तुम। उसने कहा साहब ऐसा है कि यहाँ आपको भी हम लोग यही पिलाना चाहते हैं, टोमेटो सॉस तो हम लोग लाए नहीं, लेकिन वो बोतल है। अबे घनश्याम जाओ बोतल निकाल के लाओ। तो घनश्याम बोतल निकाल के लाए। उनसे कहा भाई साहब, अब आपके पास जो एकमात्र लिक्विड बॉडी में अवेलेबल है वो आप इसमें डालें और उसको पिए। मैं थोड़ी 5 सेकंड के लिए ब्रेक ले रहा हूँ। अच्छा साहब, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि कैसे वो भाई साहब को क्लास में से बाहर बुला लिया गया और उनको बताया गया कि ये बोतल है, टोमेटो सॉस तो खत्म हो चुका है, लेकिन अब जो आपके शरीर में लिक्विड है जो निकलता है, आप उसको इसमें निकाल दें और उसी को पी लीजिए। हम लोग फिर कुछ नहीं करेंगे। तो बड़ा हंगामा हो गया। वहाँ लड़कियां वड़कियां भी घूम रही थी, आर्ट्स कॉलेज था। तो उनसे कहा गया भाई आप लोग हट जाएं, साहब यहाँ कुछ विसर्जन करेंगे। खैर बड़ा हंगामा हुआ। मतलब टू कट द होल स्टोरी शॉर्ट, तकरीबन 90 सेकंड या 120 सेकंड के बाद उनकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी और उन्होंने माफ़ी मांगनी शुरू की। बोले भाई छोड़ दो, गलती हो गई थी टोमेटो सॉस के लिए। तब उनको छोड़ा हम लोगों ने। नहीं, वो उनको क्या विसर्जन करके और स्वपान क्या बोलते हैं, मुरार बार का दर्शन नहीं कराया गया। लेकिन बहरहाल ये घटना हुई थी। अभी जब भैया ने बात की गिरीश की पिटाई की, तब मुझे ये कहानी याद आई। अब साहब आपने सुन ली उनकी बातें, तो अब मैं आपको एक और अपनी छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। ये जिस प्रकार से छोटी छोटी गलतियाँ मूर्खताएं हम लोग करते हैं, तो ये भी उन्हीं मशहूर और मारूफ मूर्खताओं में। मैं मशहूर और मारूफ सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मैं मशहूर और मारूफ अपने हमारे अमीन सयानी साहब के मशहूर और मारूफ से कह रहा हूँ। मशहूर और मारूफ इसलिए कि यह हमारे घर में बहुत चर्चित घटना है, और मुझे अक्सर मैं जब कुछ काम करता हूँ तो मुझे इसके बारे में सुनाया जाता है कि आप ऐसा भी करते थे। और मेरी छोटी सी गलती को भी बहुत बड़ा करके दिखाने के लिए मेरी पत्नी के हाथ में ये एक बहुत बड़ा औजार है। तो अब चलिए आज आपके साथ भी शेयर कर लेता हूँ, परंतु मैं आपको ये बता दूँ कि इसमें गलती मेरी उतनी नहीं है, परंतु अब ये निर्णय तो आपके हाथ में है, चूँकि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, सुनिए साहब क्या हुआ। हुआ यूँ कि हम लोगों के घर में बनारस में एक वॉशिंग मशीन थी, वीडियोकॉन की मैनुअल वॉशिंग मशीन, वो जिसमें 2 सिलेंडर होते हैं और एक में कपड़े धोए जाते हैं, दूसरे में कपड़े सुखाए जाते हैं, ऐसा। अब साहब हम लोग नैनीताल आ गए ट्रांसफ़र होकर के, तो अब वॉशिंग मशीन बनारस में और हम लोग नैनीताल में। तो अब जब नैनीताल आ गए तो यहाँ पर सर्दी थी। अब देखिए, बनारस में तो हम माता पिता के साथ रहते थे, तो वहाँ पर पत्नी का ध्यान रखने के लिए माता पिता शायद ज़्यादा ध्यान रखते थे। मैं ऐसा कहता हूँ, पत्नी कहती है कि नहीं मुझे पता नहीं, ये तो हर एक घर में अपने अपनी तरह से इसकी चर्चा होती है। तो खैर साहब हम यहाँ पर आ गए, तो अब यहाँ पर पत्नी का ध्यान रखने की पूरी जिम्मेदारी या तो मेरी अपनी थी या मेरी पत्नी की थी, जो कि वो अपना ध्यान खुद से रखती। तो मेरी पत्नी अपना ध्यान खुद से रखने में काफ़ी सक्षम है और सक्षम थी भी, उस टाइम में भी थी।
तो उसने क्या किया, उसने कहा कि साहब हम लोगों को वॉशिंग मशीन खरीदनी होगी। यहाँ पर नैनीताल में इस ठंडे पानी में हाथ डालते नहीं बनता है, और आप लोग ये आशा करते हैं कि मैं इस ठंडे पानी में हाथ डाल के और आप लोग के कपड़े धोऊंगी। हम लोग ने कहा साहब आशा तो नहीं करते हैं, परंतु अपेक्षा अवश्य करते हैं। तो खैर ये बात बहुत धीरे से कही थी, उसने सुनी नहीं। आज बता रहा हूँ आपको कि ये बात हमने बड़बड़ाते हुए कही थी, और आज वो सुन लेगी तो आज तो डरने की उतनी बात नहीं है। तो मगर खैर, तो साहब हुआ ये कि अब वॉशिंग मशीन खरीदनी है। तो वॉशिंग मशीन खरीदने के लिए हम लोगों ने पता किया। नैनीताल शहर में एक दुकान थी जो जहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनिक का सामान मिलता था। वहाँ पर गए, उन्होंने कहा देखिए साहब हमारे यहाँ तो वॉशिंग मशीन है नहीं, और कब आएगी पता नहीं, क्योंकि नैनीताल में तो अभी इसका चलन है नहीं। तो हम लोगों ने कहा साहब फिर? उन्होंने कहा देखिए ऐसा है कि अगर आप दिल्ली कोई जा रहा हो तो वहां से आप वॉशिंग मशीन ला सकते हैं। बस साहब क्या बात थी। हमारे साले साहब जो थे वो आने वाले थे, और उस वक्त वो बेकार भी थे। तो हम लोगों ने कहा यार बेकार आदमी के लिए क्या, वो कानपुर में थे। हम लोगों ने कहा कानपुर से लखनऊ होकर के नैनीताल आना क्या, और कानपुर से दिल्ली होकर नैनीताल आना क्या। हमने कहा वो खाली आदमी क्या फ़र्क पड़ता है। तो साहब हुक्म लगा दिया गया कि भाई अब आप जो है जब आ रहे हैं तो आप ऐसा करिए कि आप कानपुर से दिल्ली चले जाइए, और दिल्ली में वॉशिंग मशीन खरीदिए, और वो वॉशिंग मशीन खरीद कर आप बस में रखवा कर ले आइए, क्योंकि अब वॉशिंग मशीन लेकर ट्रेन में तो आ नहीं सकते थे। तो साहब बात हो गई, ठीक, वो मान गए। मुझे अब ये तो याद नहीं है कि आखिर पैसा कैसे दिया गया होगा उनको, परंतु जो भी हो, और वॉशिंग मशीन वो गए साहब दिल्ली, और दिल्ली से वॉशिंग मशीन लेकर के आए। हमें ख्याल है कि उनकी बस जो थी वो सरकारी बस नहीं थी, वो प्राइवेट बस थी। तो जो वो बस शायद सुबह 6 साढ़े 6 बजे मॉल रोड पर आई, और हम अपनी मारुति वैन लेकर के मॉल रोड पर पहुँचे। और जब वहाँ पहुँचे तो साहब वो वॉशिंग मशीन छत के ऊपर थी, बामुश्किल तमाम उसको उतरवाया गया। शायद 10-5 रुपए कुली को भी दिए होंगे, या उन्होंने खुद ही उतारी, मुझे नहीं ख्याल है, परंतु खैर उनकी मेहनत मशक्क़त से वॉशिंग मशीन घर पर आ गई। अब साहब वॉशिंग मशीन जब आ गई तब क्या हुआ, हम अपना हस्बे मामूल ऑफिस चले गए। वो अपना पढ़ने लिखने का जो भी काम करना हो वो कर रहे थे। अब साहब हुआ यूं कि शाम के समय हम लोगों ने तय किया कि हम वॉशिंग मशीन को चालू कर दें, आज के दिन में वॉशिंग मशीन चालू हो जाएगी। तो हमने और हमारे साले साहब, उनका नाम श्री मोना है, उन्होंने तय किया कि भाई हम लोग अपनी वॉशिंग मशीन को चला देंगे। अब साहब वॉशिंग मशीन में वो 15 एम्पियर वाला, मेरे ख्याल से वो 15 एम्पियर कहलाता है, वो बड़ा वाला प्लग था, और वो भी फ्यूज्ड था तार के साथ। यानी कि ऐसा भी नहीं था कि आप उस प्लग को खोल के निकाल के उसकी जगह कोई दूसरा प्लग लगा दें। तो हम लोगों ने कहा यार अब क्या होगा। तो घर में देखा तो इतने में मेरी पत्नी जो थी वो आई, बोली कि आप लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग ने बताया कि भाई हम लोग वॉशिंग मशीन लगाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक है तो आप लोग लगाइए, और मैं तब तक अपने दोस्त के घर से आती हूँ। दोस्त कौन थी? दोस्त थी हमारी बहन श्रीमती कंवल बांगा। तो साहब वो कंवल बांगा के घर चली गई, और हम जो थे यहाँ बैठ कर के हम लोगों ने कहा यार अब क्या करें, तो इसको लगाना है। तो पता चला भाई 15 एम्पियर का तो प्लग है नहीं घर में। तो हम लोगों ने बहुत सोच विचार किया। हम लोगों ने कहा ऐसा करते हैं कि हम एक 15 एम्पियर का प्लग लाते हैं और उसको एक बोर्ड में लगाते हैं, और उसके बाद उस बोर्ड में 5 एम्पियर का प्लग लगा देंगे, एक तार खींच के, और उस तार को 5 एम्पियर वाले प्लग में लगा देंगे। देखिए बेवकूफ़ी की
इंतहा कर रहे थे, यानी 15 एम्पियर से 5 एम्पियर। अब जो दोस्त हमारे तकनीकी दिमाग वाले हैं वो समझ रहे होंगे कि ये आदमी कितनी बड़ी गलती करने जा रहा था। पूरा फायर हैजार्ड सब कुछ था उसमें, मगर हमारे लोगों की बुद्धि में ये बात नहीं आ रही थी और हम लोगों ने तय कर लिया था कि आज तो वैसा ही करना है। और साहब, हम और मोना साहब फौरन अपने घर से निकले और अब दौड़ते भागते तो क्या जाते, काफ़ी मोटे ताज़े थे हम, मगर जल्दी 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 चलते हुए नीचे हम देखिए, हम आपको ये बता दें कि हम नैनीताल में बाज़ार से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर रहते थे, चढ़ाई पर ऊपर, यानी बाज़ार नीचे था, हम लोग ऊपर थे। हम लोग शॉर्टकट से गए, बिजली की दुकान पर पहुँचे, उससे कहा कि एक प्लग दीजिए 15 एम्पियर का, और उस 15 एम्पियर के प्लग में हम लोगों ने कहा कि पीछे एक छोटा सा बोर्ड लगाइए। उसने बोर्ड लगाया और उससे हमने कहा कि अब यहाँ पर हमको आप अलग से तार दे दीजिए। तो साहब उसने तार दे दिया और हम लोगों ने कहा कि अब इससे ज़्यादा काम कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब ज़्यादा काम करवाएंगे तो ज़्यादा पैसे लेगा। तो हम लोगों ने कहा अब तार वार तो हम लोग खुद ही लगा लेंगे, इसमें क्या है। और उसको बताया नहीं, शायद उसको बताया होता तो उसने हम लोग को बता दिया होता कि तुम लोग क्या बेवकूफ़ी करने जा रहे हो। मगर खैर, हम लोग तार लिया। तार भी हम लोगों ने अंदाज़ा लगाया कितना होगा, तो पता चला शायद 10-15 फीट होगा। हम लोगों ने 5-7-10 मीटर तार ले लिया। तार, प्लग्स वगैरह वगैरह ले करके और अपना घर पहुँचे आधे पौने घंटे बाद, और फिर अपना टूल किट निकाला, पेचकस, टेप, कैंची वगैरह वगैरह सब निकाल के, और हम लोग जुट गए साहब उसको करने में। हमें पता नहीं चला इतनी देर में इतना समय बीत जाएगा, इसका हमें अंदाज़ा नहीं था। हुआ यूँ कि होते होते शायद शाम हो गई, 7:30-8 बज गया, और हमारी पत्नी जो थी वो आ गई वापस। अब पत्नी कहती है कि साहब मैं ये कल्पना करती हुई आई थी कि अब तो इस समय तक सारी चादरें, पर्दे धुल चुके होंगे और बाहर फैले होंगे। तो जब वो आई तो देखा उन्होंने कोई कपड़े तो बाहर थे नहीं, और हम दोनों व्यक्ति अंदर बैठे हुए कुछ जूझ रहे हैं। उन्होंने पूछा हमसे कि आखिरकार आप लोग ये क्या कर रहे हैं। हम लोगों ने बताया कि अरे यार क्या बताएं, कैसा घर है हम लोगों का, इसमें तो एक पावर का प्लग तक नहीं है। हम लोगों को कितनी मुश्किल हुई, ये प्लग खरीद के लाए, तार खरीद के लाए, फलाना कराया, ये किया। उन्होंने कहा पावर का प्लग नहीं है, ये आपसे किसने कह दिया। हम लोगों ने कहा मतलब। बोली अरे ये मेज़ के नीचे तो पावर का प्लग है। अब साहब ये हमारी पत्नी की बिल्कुल पुरानी आदत है, वो उस समय भी थी और आज भी है। किसी खुफिया छुपी हुई जगह पर कोई सामान रखा होगा या कोई प्लग का पॉइंट होगा, तो आखिरकार हमें कैसे पता चलेगा। मगर नहीं साहब, उन्होंने कहा सामने है, बस मेज़ के नीचे है, आपको ज़रा झुक के देखना था। हम लोग को समझ ही नहीं आया आखिरकार यार हम कहाँ दीवार के अंदर झुक झुक के कहाँ देखते। मगर खैर गलती तो हमारी ही थी कि हमने झुक कर नहीं देखा, या मेज़ के नीचे होता, या बिस्तरे के पीछे होता, या अलमारी के पीछे होता। देखना तो हमारा कर्तव्य बनता था, हमने नहीं देखा तो हमारी गलती थी। उन्होंने कहा लगाइए इसको। साहब लगाया गया, काम करने लगी मशीन। हम लोगों की 3 घंटे की मेहनत, वो तार वगैरह का खर्च छोड़िए, वो सब तो हो गया। सबसे बड़ी बात तो ये कि पत्नी को एक औजार, एक टूल मिल गया, ये साबित करने के लिए कि हम किस कदर निहायत ही, अब मतलब क्या है ये तो आप लोग समझ सकते हैं, उनकी नज़रों में वो हैं, और हम कितना भी अपने आप को अक्लमंद साबित करने की कोशिश करें, परंतु हम उनकी नज़रों में अक्लमंद ही रहेंगे। और अब साहब आज की कहानी सुनने के लिए धन्यवाद, आपने अपना समय दिया इसके लिए धन्यवाद। परंतु मैं अभी सिर्फ इस समय यात्रा के दौरान सिर्फ आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि भाइयों बहनों दोस्तों सब लोग ये समझ लो कि आप चाहे जो कर लें, परंतु यदि आपके भाग्य में आप पर कोई दोषारोपण होना लिखा है
तो भाइयों वो होकर ही रहेगा। बहनों आप भी समझ लें, अगर ऐसा होना है तो वो होकर ही रहेगा, आप कितनी भी कोशिश कर लें। अब आप ही बताइएगा कि इस किस्से में मेरी गलती कहाँ थी कि मेरे ऊपर इतना बड़ा दोष लगा कि मैं कोई एक काम भी ठीक से नहीं कर सकता हूँ। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। समय का पंछी उड़ता जाए, समय का पंछी